Hello students, today we are discussing about Faraday's second law of electrolysis. Chapter that we are discussing is electrochemistry from class 12th. My last video is based on Faraday's first law of electrolysis and now we are discussing about Faraday's second law. What is the difference between Faraday's first law and second law? Faraday का जो फर्स्ट लॉ है वो फेराडे ने एक ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया था। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, इसमें मैंने कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट। तो एक इलेक्ट्रोलाइट जब लिया फेराडे ने तो फर्स्ट लॉ प्रपाउंड किया। फेराडे फर्स्ट लॉ एक ही इलेक्ट्रोलाइट पे फॉलो होता है। अब सेकंड लॉ में फेराडे ने क्या किया, अब सेकंड लॉ में फेराडे ने क्या किया, फेराडे ने इसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए। डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लो मैं अब 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया मैंने, इसमें मैंने H2SO4 फिल कर लिया। ऐसे मैंने सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, सपोज कि इसमें मैंने AlCl3 फिल कर लिया। ऐसे ही मैंने थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, सपोज कि इसमें मैंने AgNO3 फिल कर लिया। तो यहाँ मैंने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और उन्हें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले लिया है, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। अब मैंने इनमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और कैथोड लगा दिए इनके अंदर। पहले वाले में हालांकि SH यूज़ होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो अभी मैं एक जस्ट एनोड और कैथोड दिखा रहा हूँ सिंपली। ये एनोड और कैथोड लगा दिए मैंने इस पे। अब मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया। इन सारे सेलों को सीरीज के अंदर जोड़ दिया है। तो ये अब सेल जो थे तीनों सेल, इसको मैंने सीरीज में जोड़ दिया। अब जो कैथोड पर यहाँ डिपॉजिट होगी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन बनेगी या लिबरेट होगी या डिपॉजिट होगी हाइड्रोजन। यहाँ एल्यूमिनियम, AlCl3 से एल्यूमिनियम और AgNO3 से Ag। तो यहाँ हाइड्रोजन डिपॉजिट होगी, यहाँ Al डिपॉजिट होगा और यहाँ Ag डिपॉजिट होगा। अब आप देखें, जब मैं इसमें करंट ऑन करूँगा तो सीरीज में आपको ध्यान है करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज जो होती है वो चेंज होती है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता है। वो करंट जो होता है सीरीज में सेम रहता है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। अब जब मैं बटन ऑन करूँगा तो सारों में सेम टाइम के लिए करंट पास होगा, बटन ऑफ करूँगा तो सब में करंट ऑफ हो जाएगा। तो इसमें करंट सेम है और टाइम भी सेम है। तो सेम टाइम और सेम करंट लेना है। तो कल हमने डिस्कस किया था, अगर एक फेराडे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं तो इक्विवेलेंट मास के इक्वल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। यानी हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1, तो यहाँ 1 ग्राम डिपॉजिट होगा। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9, तो यहाँ 9 ग्राम डिपॉजिट होगा। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108, तो यहाँ 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। कब? जब एक फराडे अमाउंट तीनों में पास की जाएगी। सेम करंट रखना है, तो मान लो एक फराडे अमाउंट सेम करंट रखा मैंने, तो इक्विवेलेंट मास के इक्वल, यानी ये 1, ये 9 और ये 108। अगर सपोज किया मैं 2 फराडे कर देता तो ये डबल हो जाता, ये भी डबल हो जाता और ये भी डबल हो जाता। अगर मैं 3 फराडे कर देता तो ये ट्रिपल हो जाता, यानी पहले 1 ग्राम हो रहा था एक फराडे से, तो 3 फराडे से 3 ग्राम हो गया। ये एक फराडे से 9 ग्राम हो रहा था तो 3 फराडे से 27 ग्राम हो गया। ये एक फराडे से 108 ग्राम हो रहा था तो 3 फराडे से 324 ग्राम हो गया।
यानी मोटी मोटी बात क्या निकली हमारे पास, बेसिक बात क्या निकली हमारे पास, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है वो कम डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा। कब? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम करंट सेम टाइम के लिए पास किया जाएगा। तो यही फैराडे का सेकंड लॉ था। जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं उनको सीरीज में जोड़ लेते हैं, अब सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करते हैं, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर वो उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है तो सब्सटेंस ज़्यादा डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास कम है तो सब्सटेंस कम डिपॉजिट होगा। और कॉमन सी बात है, अगर एक फैराडे मैं लेता हूं तो इक्विवेलेंट मास के इक्वल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 ग्राम, Al 9 ग्राम, Ag 108 ग्राम। अगर 2 फैराडे कर दूंगा तो डबल हो जाएगा, 3 फैराडे कर दूंगा तो ट्रिपल हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास है उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो W यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। कब? कंडीशन करंट सेम टाइम सेम। तो क्या रूल बना हमारे पास? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। वापिस रिपीट कर रहा हूं, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़े हुए हैं ये, कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, जो मर्जी बोल दे वो। तो व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। इट मीन जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है वो ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है वो कम डिपॉजिट होगा। अब लेट दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए हमने, दो सॉल्यूशन लिए, तो पहले में जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसका मास या वेट W1 है और उसका इक्विवेलेंट मास E1 है। तो W1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ और W2 और उसका जो इक्विवेलेंट मास है वो E2। तो W2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E2, देन W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। क्योंकि जब हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, यहाँ भी कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट हो जाएगा। W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ आ गया हमारे पास, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब न्यूमेरिकल कैसे बनता है इससे वो देखें। अब न्यूमेरिकल क्या होगा इसका, सिंपल सा न्यूमेरिकल है बिल्कुल। 3 सेल सीरीज में जोड़े, पहले सेल में AgNO3 ले लिया, दूसरे में ZnSO4 ले लिया, तीसरे में CuSO4 ले लिया। तो 3 सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, पहले के अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन फिल है, दूसरे में ZnSO4 का, तीसरे में CuSO4 का। सेम करंट सेम टाइम के लिए पास कर दिया, तो जो Ag डिपॉजिट हुआ वो 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ। Ag डिपॉजिट हुआ कितना? 1.45 ग्राम। अब अपने को फाइंड करना है कि Zn कितना डिपॉजिट होगा और Cu कितना डिपॉजिट होगा। Ag जो डिपॉजिट हुआ है वो हमारे को दे दिया गया 1.45 ग्राम, 1.45 ग्राम, 1.45 ग्राम। अब अपने को Zn और Cu की अमाउंट फाइंड करनी है जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी। हमारे को तीनों के इक्विवेलेंट मास दिए हुए हैं। EAg यानी Ag का इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है कितना? 108। Cu का इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है कितना? 31.75 और Zn का इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है अपने को 32.65। तीनों के इक्विवेलेंट मास हमें दिए हुए हैं। तो अपना फार्मूला क्या है? W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो W1 की जगह Ag वाली वैल्यू पुट कर दो, तो W1 यानी Ag का जो अमाउंट डिपॉजिट हुई वो 1.45 है, E1 यानी Ag का इक्विवेलेंट मास 108 है, W2 Cu वाला मान लो कि Cu का मास हो गया ये, और Cu का जो इक्विवेलेंट मास है वो 31.75 है। तो WCU हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, 31.75 इंटू 1.45 अपॉन 108। क्लियर? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो WCU जब हम निकालेंगे, WCU इक्वल टू
1.45 इंटू 31.75 अपॉन 108 सोल्व करने पर आपके पास 0.42 के नियर अबाउट आ जाएगा। ऐसे ही Zn का सोल्व कर लेंगे। जब Zn का सोल्व करेंगे W1 तो वही Ag वाला माना, तो E1 भी Ag का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। W2 की जगह Zn का मास मान लेंगे, E2 की जगह Zn का इक्विवेलेंट मास रख देंगे 32.65। तो अपना जो आंसर है वो 32.65 आ जाएगा यहाँ, बाकी वही रहना है। तो वो Zn वाला सोल्व करोगे तो आपके पास सोल्व करने के बाद 0.43 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ था। अब फैराडे के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल जो कल आपको दिए हुए थे उसको देख लें एक बार, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने कुछ फैराडे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने के लिए दिए थे मैंने, जिसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे उनका आंसर वैसे उसके नीचे दिए हुए थे, पर वो आंसर कैसे सोल्व करने हैं हमने उसकी अब मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कॉपर का वेट अपने को निकालना है। तो फार्मूला अपना लगेगा W = EIT, क्योंकि आगे हमारे को I दिया हुआ है 2 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आप लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1800 सेकंड 1800 सेकंड बन जाएंगे। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। W = EIT अपॉन 96,500, ये फार्मूला अपना लग जाएगा। अब पहले अपने को इक्विवेलेंट मास E सोल्व करना है। तो E क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास कॉपर का दिया हुआ है 63.5 और सॉल्यूशन दिया हुआ आपको कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट में Cu पे +2 चार्ज होता है, इट मीन इसकी वैलेंसी है 2, तो 63.5 अपॉन 2। तो E की वैल्यू पुट कर दें आप लोग 63.5 अपॉन 2। I आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर और T आपके पास आ गया 1800 अपॉन 96,500। तो इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा 1.184 ग्राम, 1.184 ग्राम। तो ये पहले क्वेश्चन का मेथड था। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कुलाम्स आपने सोल्व करना है, यानी चार्ज आपने सोल्व करना है। रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन AlCl3। अब आपने Q निकालना है। तो अपना फार्मूला W = E × Q अपॉन 96,500, ये अपना फार्मूला हो जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए जो E होगा वो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी यानी 27.39 हो जाएगा, इंटू Q आपने सोल्व करना है अपॉन 96,500 और W आपको दिया हुआ है 40.5। तो W आपको दिया हुआ है 40.5। तो 40.5 = 9 इंटू Q अपॉन 96,500। तो जब Q सोल्व करेंगे तो 40.5 इंटू 96,500 अपॉन 9 और इसको आप सोल्व करेंगे तो 4,34,250 कुलाम्स आपका आंसर आ जाएगा। 4,34,250 कुलाम्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, हाउ मैनी कुलाम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ये तो सीधा ही अपने सोच लें तो बहुत इजी है। अपने कल डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट मास के इक्वल सब्सटेंस डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। अपने को 1 फैराडे चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। अब कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट मास है वो 20 है। कैसे, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 में Ca पे चार्ज है +2 यानी वैलेंसी इसकी 2, तो 40/2 20। अगर इसका 20 ग्राम डिपॉजिट होता है तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास कितना है इसका 20 और इक्विवेलेंट मास के इक्वल सब्सटेंस डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे अमाउंट हमारे को करंट की चाहिए होती है। तो यहाँ 20 ग्राम ही आएगा। तो 20 ग्राम के लिए हमारे को 1 फैराडे करंट का अमाउंट जो है वो अपने को चाहिए। 1 फैराडे में कूलाम कन्वर्ट कर लो तो 96,500, नहीं तो अपना फार्मूला लगा लो W = E ×
Q अपॉन 96,500। W आपको दिया हुआ है 20, कैल्शियम के लिए E भी कितना है 20, Q आपने सोल्व करना है अपॉन 96,500, 20 से 20 कट हो जाएगा तो Q इक्वल टू 96,500 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6.75 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन AlCl3। अब AlCl3 आपको दिया हुआ है, यही फार्मूला रहेगा। W आपको दिया हुआ है 6.75, तो W हमारे को दिया है 6.75। Al के लिए जो E होता है वो 9, Q आपने सोल्व करना है अपॉन में 96,500। तो Q जब आप लोग सोल्व करेंगे तो Q इक्वल टू 6.75 इंटू 96,500 अपॉन 9 डिवाइड में चला जाएगा। और सोल्व करने के बाद यहाँ कल मैंने जो आंसर दिया था वो फैराडे में दे दिया था, 0.75 फैराडे आएगा। अगर हम कुलाम में कन्वर्ट करें इसको तो 72,375 कुलाम आंसर आएगा इसका, 72,375 कुलाम्स। तो ये कुलाम में कन्वर्ट कर दिया। कल बाई मिस्टेक मैंने यहाँ फैराडे दे दिया था, वो आपने कुलाम में कन्वर्ट करना है। अब 1 मोल ऑफ CuSO4 फ्रॉम 2 Cu कन्वर्ट करना है। फैराडे कितने चाहिए, 1 मोल CuSO4 को Cu में कन्वर्ट करना है। एक मोल CuSO4 को Cu में कन्वर्ट करना है। तो CuSO4 में Cu पे चार्ज +2, किस में कन्वर्ट करना है, Cu में। तो Cu+2 को Cu में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 2 फैराडे चाहिए, तो 2 फैराडे आंसर आएगा अपना। फिर 1 मोल Fe2O3 में Fe पे चार्ज है +3। अब ये 1 मोल लेना है, 1 मोल में कितने Fe हैं 2, तो Fe+3 2 हैं इसके अंदर, क्लियर। 1 मोल लेना है, 1 मोल में 2 Fe+3 हैं, कन्वर्ट करना है FeO में, तो FeO में Fe पे चार्ज है +2, तो 2 Fe+3 से 2 Fe+2 बनाने हैं। फिर क्लियर कर लें, 1 मोल Fe2O3 लेना है, तो Fe2O3 में Fe+3 के 2 मोल हैं, Fe2 है 2 मोल हैं इसके, तो 2 Fe+3 हैं इसके अंदर। तो 2 Fe+3 से जब आप 2 Fe+2 बनाओगे तो आपको यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे यहाँ भी रिक्वायर्ड हैं, तो इसका आंसर भी 2 फैराडे आएगा। तो ये कल के क्वेश्चन थे जो आपको दिए हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,